गुड मॉर्निंग। आज हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि रोटेशनल एनर्जी लेवल से संबंधित है। कि मान लीजिए मरकरी क्लोराइड HgCl, Hg का जो मास नंबर है वो 200 है और क्लोराइड अणु में J = 0 से 1 में घूर्णी संक्रमण से 4.4 सेंटीमीटर तरंगदैर्घ्य का फोटोन उत्सर्जित होता है, तो अणु में अंतर परमाणविक दूरी की गणना कीजिए। अब देखिए कि EJ यानी जो रोटेशन एनर्जी लेवल्स हैं उनकी ऊर्जा का मान J+1 h×2I। इसमें E0 0 होगा। E0 का मतलब क्या है कि J = 0 इस एक्सप्रेशन में रख दें तो एनर्जी जो लोएस्ट है वो 0 होगी। E1 J = 1 रख दें तो देखिए ऊपर 1 × 2 h×2I तो यानी h×I होगा। अब E1 से E0 में यदि ट्रांजिशन हो, मान लीजिए hν E1 - E0 = hν यानी hν ऊर्जा का फोटोन निकलेगा, तो ये ऊर्जा किसके बराबर होनी चाहिए? h×I। h क्रॉस को यदि आप h/2π लिख दें तो ये हो जाएगा h²/4π² μr², या फिर इधर hc/λ लिख दीजिए न्यू को, तो hc/λ = h²/4π² μr²। सभी वैल्यूज में r² की वैल्यू आपको निकालनी है। म्यू की वैल्यू कितनी होगी ये आप जानते हैं, म्यू = होगा m1 m2/m1 + m2 AMU के अंदर, तो ये 200 × 35/235 AMU। ये KMU जो होता है वो 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर r² = प्लैंक कांस्टेंट 6.62 × 10⁻34, जो लैम्डा है निकलने वाले फोटोन की वो 4.4 × 10⁻², ये मीटर में लिखी है हमने, और इसके नीचे 4 × 3.14 3.14, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸, 200 × 35 और 235 ऊपर, और AMU की वजह से 1.67 वाली टर्म जो है वो नीचे लिखी है। सारी टर्म्स को यदि आप सिंप्लीफाई करें तो r² = आएगा 4.94 10⁻20 मीटर²। यदि इसका स्क्वायर रूट निकालें तो ये होगा 2.22 × 10⁻10 मीटर, या 2.22 एंगस्ट्रॉन्ग भी कह सकते हैं इसको। ये होगी जो HgCl के अंदर बॉन्ड लेंथ यानी अंतर परमाणुक जो दूरी होगी वो 2.22 एंगस्ट्रॉन्ग के बराबर होगी। अब बिल्कुल इसी तरह का एक और सवाल है कि नाइट्रस जो ऑक्साइड है NO का जड़त्व गुण 1.65 10⁻46 किलोग्राम मीटर² है, तो इसके पहले 3 घूर्णी जो ऊर्जा स्तर हैं उनकी ऊर्जा की गणना कीजिए। ऊर्जा का मान E आप जानते हैं, घूर्णी ऊर्जा का स्तरों का मान EJ+1 h×2I। h क्रॉस की वैल्यू h/2π और 1.054 10⁻34 जूल सेकेंड, क्योंकि इसमें h/2π का मान रख करके सॉल्व करके इतना आया। I दे रखा है आपको, तो E की वैल्यू J+1 h×2/2I इस ऊर्जा को जूल में आएगी। वैसे इसको 1.6 10⁻19 से डिवाइड कर दीजिए, ये जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगी। अब आप इसको लिखिए E = J+1 × 2.1 10⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। J = 1 के लिए E1 = 4.2 10⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। J = 2 के लिए E2 = 12.6 10⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से J = 3 के लिए 25.2 10⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यदि आप इसमें चेक करके देखें कि J = 0 जो कि मूल घूर्णी स्तर है, वहाँ पे एनर्जी जो है वो 0 ही होगी।
अब देखिए, ये तो थी घूर्णी ऊर्जा और उससे संबंधित ऊर्जा स्तर। जो डायटॉमिक अणु हैं या द्विपरमाणु अणु जो हैं, उनके जो कंपनी ऊर्जा स्तर हैं वो किस तरह के होंगे। सामान्य जो परिस्थितियां हैं उसमें अणु में घूर्णन गति ही करता है, लेकिन यदि आप थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दें तो जो अणु है उसके अंदर घूर्णी ऊर्जा के साथ साथ कंपनी ऊर्जा भी आ जाएगी। कंपनी ऊर्जा आने का मतलब उन दोनों अणुओं को जोड़ने वाली जो बाइंडिंग फोर्स है वो ढीली हो जाती है, या यूँ कहिए अणुओं के बीच ऊर्जा ज़्यादा, अणु के पास टेम्परेचर की वजह से ऊर्जा ज़्यादा होने की वजह से घूर्णन के साथ साथ कंपन गति भी करने लगते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इस फिगर के अंदर दो अणु, एक अणु दिखाया गया है जिसके बीच की, दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी जो m1 m2 है वो r0 है। यदि आप इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखें तो मान लीजिए किसी समय पर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये m1 जो है वो r1 दूरी पर है और m2 जो है वो r2 दूरी पर है। तो r यानी दोनों अणुओं के, दोनों परमाणुओं के बीच का गैप r इज इक्वल टू है r1 प्लस r2। तो इस स्थिति में और पहली स्थिति में दोनों परमाणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है, स्प्रिंग फोर्स कह लीजिए, दैट इज इक्वल टू माइनस के आर माइनस r0। तो ये है पृथक करने पर उत्पन्न प्रत्यानयन बल, यानी अणुओं को जब बाहर किया तो उसकी वजह से इसके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो F इज इक्वल टू माइनस के आर माइनस r0 इस एक्सप्रेशन से दिया जाएगा। या फिर इसको लिखिए आप दोनों परमाणुओं के लिए, यदि आप लिखेंगे m1 d2 r1 अपॉन dt स्क्वायर माइनस के आर माइनस r0, या m2 d2 r2 बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के आर माइनस r0, या r1 प्लस r2 इज इक्वल टू है r, और सेंटर ऑफ मास की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2, इससे r1 इज इक्वल टू m2 r अपॉन m1 प्लस m2 तथा r2 इज इक्वल टू m1 r अपॉन m1 प्लस m2। ये आप दोनों को सॉल्व करके r1 और r2 की वैल्यू निकाल सकते हैं अलग अलग। इस मान को यदि आप पहली एक्सप्रेशन में रखेंगे तो होगा m1 प्लस m2 d2 r बाई dt स्क्वायर माइनस के r माइनस r0। अब म्यू तो कह दीजिए रिड्यूस्ड मास जो कि m1 m2 वन m1 प्लस m2 है, और r माइनस r0 ये x r माइनस r0 है कि जो मीन पोजीशन है दोनों परमाणुओं की, उससे डिस्प्लेसमेंट जो है वो r माइनस r0 से लिखा जाएगा। तो म्यू d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, या d2x बाई dt स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स, यहाँ पे ओमेगा 0 जो है वो k अपॉन म्यू है। कंपनी ऊर्जा स्तर जो है वो आप निकाल सकते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन को हल करने पर। ये जो गति है इसमें स्थिति ऊर्जा का जो मान आएगा वो 1/2 के एक्स स्क्वायर होगा, या 1/2 म्यू ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। श्रोडिंगर इक्वेशन होगी d2 साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 म्यू अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस 1/2 म्यू ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। अब इस समीकरण का जो हल है वो हम डायरेक्ट लिख रहा हूँ सोल्यूशन। ई न्यू यानी ऊर्जा के जो मान परमिसिबल हैं, ई न्यू इज इक्वल टू न्यू प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा 0। न्यू की वैल्यू जो है वो 0, 1, 2, 3 वगैरह हो सकती है। इस हिसाब से देखिए यहाँ पर जो ऊर्जा स्तर है न्यू इज इक्वल टू 0 के लिए हाफ एच क्रॉस ओमेगा, न्यू इज इक्वल टू 1 के लिए 2 एच क्रॉस ओमेगा, न्यू इज इक्वल टू 2 के लिए 5/2, और इसी तरह से 7/2, 9/2 एच क्रॉस ओमेगा 0। ये हैं अलग अलग ऊर्जा स्तर जिनके बीच का जो गैप है वो फिक्स है। अब है सिलेक्शन रूल्स। सिलेक्शन रूल्स यानी जो कंपनी ऊर्जा स्तर है उसमें कोई अणु अपनी कंपनी ऊर्जा को कितना बदल सकता है।
तो वो है डेल्टा न्यू की वैल्यू परमिसिबल जो है वो है ±1, यानी एक ऊपर जा सकता है तो उसमें जो ऊर्जा का है वो यानी फोटोन का अवशोषण होगा, और जब एक स्टेप नीचे आएगा तो उसमें उत्सर्जन होगा। तो 0 से 1 जा सकते हैं आप, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये सब संक्रमण हो सकते हैं। और इन सभी से जो निकलने वाली फोटोन की आवृत्ति है वो फिक्स रहेगी, जो कि अवशोषण होगा। एक्चुअली अवशोषित होने वाले फोटोन की आवृत्ति भी फिक्स होगी। इसी तरह से जब 5 से 4 में, 4 से 3 में, 3 से 2 में, या 2 से 1 में आएगा, या 1 से 0 में आएगा, उसमें फोटोन का उत्सर्जन होगा, उसकी आवृत्ति भी जो है वो निश्चित होगी। जो शुद्ध कंपनी स्पेक्ट्रम है वो द्रवों में पाए जाते हैं, क्योंकि द्रव के अंदर अणुओं की जो घूर्ण गति है वो नहीं हो पाती। हाँ, अणुओं के बीच जो है वो बाइंडिंग फोर्स की वजह से कंपनी ऊर्जा जो है वो वहाँ पर होती है, कंपन अणुओं के होते रहते हैं। और जो प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है ये इंफ्रारेड जोन में आता है, वहीं पे ये देखा जा सकता है।